हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पॉलीटेक्निक क्लब में। तो आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखेंगे। यह वीडियो का पहला पार्ट है, सेकेंड पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा। और सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कई बार आपके इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, CuCO3 में कैल्शियम की प्रतिशत है। हमें CuCO3 में कैल्शियम की प्रतिशत बतानी है कि कितना है। CuC3 बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलिए हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है, आप इसे याद कर ले और कॉपी में नोट डाउन कर ले या फिर PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। तो किसी भी तत्व की प्रतिशत मात्रा हमारी तत्वों की मात्रा गुने 100 बटा यौगिक का अनुभार होता है। तो सबसे पहले हमें इसका यौगिक का अनुभार निकाल लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे अनुभार की ज़रूरत है। आई होप कि आपको अनुभार कैलकुलेट करना आता होगा। अगर नहीं आता है तो देखिए हम लोग इसका अनुभार कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अनुभार किसका कैलकुलेट करना है, CaCO3, क्योंकि यही हमारा यौगिक है यहाँ पे। तो चलिए इसका हम लोग अनुभार को कैलकुलेट करते हैं। कैल्शियम इसमें कितना है, 1, यानी कैल्शियम का हम लोग का एटॉमिक वेट 40 होता है तो 40 लिख लेंगे। प्लस अब बारी आती है कार्बन की। कार्बन का कितना होता है, तो कार्बन का हमारा 12 होता है। प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है इसलिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा 100 आएगा, यानी कि बोले तो इसका अनुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट हमारा इसी कंपाउंड का हमारा हो जाएगा 100। आई होप कि आप सब लोग कैलकुलेट कर लिए होंगे। अगर नहीं कैलकुलेट करना आता है तो देख लीजिए, हम लोग इसी तरह से इसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम फिर इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए अब हम लोग इस फार्मूला पे वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो कहा है तत्व की मात्रा, कौन सा तत्व है, तो कैल्शियम तत्व का ना पूछा था। तो इसमें कैल्शियम हमारा कितना था, तो कैल्शियम हमारा 40 था, यानी तत्व की मात्रा हमारा 40 हो गया। तो यहाँ पर 40 लिख देते हैं। इंटू मल्टीप्लाई बाई हमें 100 करना है, यानी 100 से अब हम लोग मल्टीप्लाई किए और डिवाइड बाई यौगिक का अनुभार। अनुभार कितना आया था हमारा, 100 आया था। अब जब आप इसे आगे सॉल्व करिए तो 100 से 100 कैंसिल और हमारा 40% आ जाएगा। यानी कि बोले तो CaCO3 में यानी कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशत कितनी है, तो 40% है। आप इस फार्मूले को अच्छे से याद रख लीजिए। प्रायः आपके इसी तरह के प्रश्न हर एक बार एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और यदि दोस्तों अभी भी आपको इस प्रश्न से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हम आपको उस डाउट को वहीं पे सॉल्व कर देंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर से इसे समझा देंगे। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 की तरफ। यदि दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे आप ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। प्रश्न नंबर 2 भी बिल्कुल हमारा उसी तरह का। इसमें पूछा गया MgO में धातु की प्रतिशत है। हमें बताना है कि MgO में धातु कितना % उपलब्ध है। तो आपको पता होना चाहिए MgO में धातु कौन सा है। तो धातु हमारा मैग्नीशियम हो जाता है, यानी कि Mg हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो कैलकुलेट बिल्कुल सेम फार्मूले पे करेंगे। आप कैलकुलेट करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं इसे यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका अनुभार निकालना है। तो चलिए MgO का हम लोग अनुभार निकालते हैं, यानी इसका अनुभार चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नीशियम का हमारा यहाँ पे 24 हो जाता है और एक मैग्नीशियम है इसलिए इसमें गुना 1 से नहीं करेंगे। प्लस ऑक्सीजन का हमारा 16 हो जाता है, ऑक्सीजन भी हमारा 16 है। अब हम लोग इसे ऐड करेंगे, ऐड करने पे हमारा 40 आ जाएगा, यानी कि इसका बात करें तो अनुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट हमारा MgO का 40 आ जाता है। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला पे वैल्यू को पुट करते हैं। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, यह हमारा फार्मूला है। फार्मूला होता है तत्व की मात्रा गुने 100 डिवाइडेड बाई यौगिक का अनुभार, बोले तो उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो चलिए इस फार्मूला पे वैल्यू को पुट करते हैं। तत्व की मात्रा आपका कितना है, तो देखिए यहाँ पर MgO में Mg कितना है, तो Mg हमारा 24 हो जाता है, यानी कि 24 हो जाएगा हमारा तत्व की मात्रा। तो 24 इंटू क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं, डिवाइडेड बाई उस यौगिक का मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि उसका बोले तो अनुभार कितना आया है, अनुभार हमारा 40 आया है। चलिए आप लोग इसे कैलकुलेट करिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में आप जल्द से जल्द मुझे बताइए।
तो इसे जब कैलकुलेट करिएगा तो आपको एमजीओ में धातु की जो परसेंट हो जाएगी हमारी 60% हो जाएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सेम प्रश्न था। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे और सही आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट किए होंगे। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ऐसी वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके और आगे जब भी आपके फ्रेंड को कोई वीडियो मिलेगा तो वो आपको भी शेयर करेंगे और आप दोनों की हेल्प हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया अभिक्रिया C+O2 CO2 प्लस 348 किलो जूल में कार्बन का ऊष्मीय मान। अब हम लोग को कार्बन का ऊष्मीय मान कैलकुलेट करना सीखना है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कार्बन का ऊष्मीय मान या फिर किसी भी रिएक्शन में अगर ऐसा आपको दिया रहे तो उसका ऊष्मीय मान हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ऊष्मीय मान कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन है C+O2 CO2 348 किलो जूल। अब जब आप इस इक्वेशन को अच्छे से देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा कार्बन कितना था, तो यहाँ पर कार्बन हमारा 12 ग्राम कार्बन था। यानी 12 ग्राम कार्बन से हमें कितना किलो जूल उष्मा मिला, तो 348 किलो जूल उष्मा मिला। 12 ग्राम से हम लोग को इतना किलो जूल उष्मा मिला। तो अब हम लोग 1 ग्राम से कितना मिलेगा यह कैलकुलेट करते हैं। तो 1 ग्राम से हमारा हो जाएगा 348 डिवाइडेड बाई 12। आप लोग ये अच्छी तरीके से जानते होंगे कि क्या करना होता है 1 ग्राम के लिए। अब जब आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 32 किलो जूल। अब देखिए, हमें प्रश्न में ऊष्मीय मान पूछा गया था, तो ऊष्मीय मान कुछ नहीं, 1 ग्राम से जितना ऊष्मा निकलता है ना, 1 ग्राम से हमारा जितना ऊष्मा निकलता है वही हमारा उसका ऊष्मीय मान हो जाता है। तो 1 ग्राम से हमने तो कैलकुलेट कर लिया, तो 1 ग्राम से हमारा कितना आया था, तो 32 किलो जूल, यानी उसका ऊष्मीय मान हमारा 32 किलो जूल हो जाएगा। जब भी आपको प्रश्न में ऊष्मीय मान पूछा जाए ना, तो 1 ग्राम में जितना ऊष्मा उत्पन्न होता है ना वही हमारा उसका ऊष्मीय मान हो जाता है। हो सकता है आपके एग्जाम में यह रिएक्शन हो, रिएक्शन कुछ और हो, वैल्यू कुछ और हो, लेकिन बनाने का प्रोसेस आपका बिल्कुल सेम रहेगा। इसलिए आप प्रश्नों को अच्छे से देखते रहो और वीडियो के पूरे अंत तक देखते रहे, आपको आगे और भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया था। प्रश्न नंबर 4 आपसे कह रहा है एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है, इसका अनुभार 180 है, इस यौगिक का अणुसूत्र होगा। हमें इसका अणुसूत्र बताना है। तो देखिए, हमने आपको यहाँ पे 2 फार्मूला लिखा है, एक अणुसूत्र। तो अणुसूत्र निकालने का फार्मूला होता है n गुने सरलतम सूत्र। तो यहाँ पर सरलतम सूत्र तो हमारा दिया गया है। सरलतम सूत्र बोले तो मूलानुपाती सूत्र, यानी दोनों इक्वल होते हैं। सरलतम सूत्र को ही हम लोग मूलानुपाती सूत्र कहते हैं और मूलानुपाती सूत्र को हम लोग सरलतम सूत्र कहते हैं। लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि हमें n नहीं पता है। तो n क्या होता है, तो n निकालने का सूत्र हमारा यहाँ पे लिखा है मैंने। तो n बराबर होता है अनुभार बटा मूलानुपाती सूत्र, और अनुभार हमें पता है और मूलानुपाती सूत्र भार हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यानी सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, मूलानुपाती सूत्र भार। तो सबसे पहले हम लोग मूलानुपाती सूत्र भार को फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग अनुभार जिस तरह से निकालते हैं ठीक मूलानुपाती सूत्र भार भी उसी तरह से निकलेगा। तो मूलानुपाती सूत्र भार निकालने के लिए हमें यहाँ पर है उसका जो कंपाउंड है CH2O है। तो चलिए इसका हम लोग मूलानुपाती सूत्र भार कैलकुलेट करते हैं। तो कार्बन कितना होता है, तो कार्बन 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन उपलब्ध है इसलिए मल्टीप्लाई इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का 16 होता है। आप लोग को पता होना चाहिए यह सब वैल्यू। अब जब आप इसे आगे सॉल्व करिएगा तो आगे हमारा यहाँ पे आ जाएगा 30, यानी कि इसका मूलानुपाती सूत्र भार हमारा कितना हो गया, 30 हो गया। अब हम लोग इसका n का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूला में डाल के। तो चलिए देखते हैं हम लोग n का वैल्यू हम लोगों का कितना आता है। तो n का वैल्यू हमारा हो जाएगा अनुभार, अनुभार कितना दिया गया है, 180 दिया गया है। तो 180 डिवाइडेड बाई मूलानुपाती सूत्र भार, तो मूलानुपाती सूत्र भार कितना आया है, 30, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। और इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, यानी n का वैल्यू हम लोगों का 6 आ गया। अब हम लोग अणुसूत्र के फार्मूला पे n का वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर हमारा पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग आंसर को पता करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा अणुसूत्र इक्वल टू n इंटू n कितना हमारा है, n हमारा 6 है, 6 मल्टीप्लाई इंटू सरलतम सूत्र। सरलतम सूत्र हमारा क्या है, तो सरलतम सूत्र ही हमारा मूलानुपाती सूत्र हो जाता है। तो मूलानुपाती सूत्र हमारा CH2O। अब इसमें 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यह हो जाएगा C6H12O6।
यही हमारा आंसर हो गया। आपके एग्जाम में ऑप्शन में यही रहेंगे C6H12O6। आप उसको टिक करिएगा। देखिएगा, आप अगर प्रीवियस ईयर प्रश्न देखते हो तो ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। आप फार्मूला को जरूर याद रखिएगा, या तो आप अपने कॉपी में नोट करिए या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसके PDF को लीजिए। अगर आप खुद से नोट करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, आपको इसे जल्दी से याद हो जाएगा। क्योंकि मोबाइल में आप PDF, हमको पता है कि आप बहुत सारे जमा करके रखे होंगे और शायद ही उस PDF को खोलकर पढ़ते भी होंगे। आप पढ़ना चाहिए, ऐसे मोबाइल में जमा करने से फ़ायदा तो है नहीं। आपकी एग्ज़ाम भी नज़दीक आ चुकी है। अगर आपको अभी भी प्रश्न में डाउट है तो कमेंट करिए, हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको डाउट को क्लियर कर देंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि हम लोग को प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5 भी आपका बिल्कुल इसी तरीके का। जल्दी से आप लोग सॉल्व करें और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सिर्फ इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैंने उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न में बोला है, एक हाइड्रोकार्बन का मूलानुपाती सूत्र CH है। मूलानुपाती सूत्र यानी सरलतम सूत्र, कंफ्यूज नहीं होने का। इसका वाष्प घनत्व बोले तो वेपर डेंसिटी 39 है। इस यौगिक का अणुसूत्र होगा, हमें अणुसूत्र कैलकुलेट करना है। तो अणुसूत्र का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, N गुने सरलतम सूत्र। फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, हमें N नहीं पता है तो N हम लोग कहाँ से फाइंड आउट करेंगे। N फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला, अणुभार बाई मूलानुपाती सूत्र भार। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि इसका अनुभार हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि प्रश्न में आपको अनुभार नहीं दिया गया था पिछले प्रश्न में, लेकिन अनुभार दिया गया था। तो देखिए, यही छोटा छोटा डिफरेंस आपको एग्जाम में प्रश्न में देखने को मिलेंगे। तो अनुभार निकालने के लिए फिर आपको नेक्स्ट फार्मूला का उपयोग करना पड़ेगा, यानी कि ये फार्मूला, यौगिक का अनुभार बराबर होता है 2 गुने वाष्प घनत्व। बोले तो वेपर डेंसिटी और वाष्प घनत्व हमारा दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यौगिक का अनुभार निकालेंगे। अनुभार बराबर हमारा हो जाता है 2 गुने वाष्प घनत्व, यानी 2 × 39। अब आप इसे आगे सॉल्व करिए और बताइए कितना आएगा। तो इसे सॉल्व करिएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 78, यानी यौगिक का अनुभार हम लोगों का 78 हो गया। अब हम लोग यानी कि यहाँ से N को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसका अनुभार पता चल गया है। तो चलिए अब हम लोग N का वैल्यू पता करते हैं। तो N बराबर हमारा हो जाएगा अनुभार, अनुभार कितना है 78, और मूलानुपाती सूत्रभार, मूलानुपाती सूत्रभार हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मूलानुपाती सूत्रभार के लिए कार्बन का कितना होता है 12 हो जाता है, प्लस हाइड्रोजन का आपको पता होना चाहिए 1 होता है। अब आप इसे आगे सॉल्व करिए और बताइए हमें कि इसका N का वैल्यू कितना आएगा। तो हमारा यह हो जाएगा 78/13। इसे आगे डिवाइड करके बताइए कितना आएगा। तो डिवाइड करके हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी बोले तो N का वैल्यू हमारा 6 आ जाएगा। अब हम लोग अणुसूत्र को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सभी वैल्यू अब हम लोग को पता हो चुका है। N का वैल्यू भी पता कर लिया है हम लोगों ने। तो चलिए N का वैल्यू अब हम लोगों ने पहले फॉर्मूले यानी अणुसूत्र वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं और इसका अणुसूत्र पता करते हैं कि क्या होगा। तो अणुसूत्र बराबर होता है N × सरलतम सूत्र। N का वैल्यू कितना आया है, N का वैल्यू हम लोग का 6 आया, इंटू सरलतम सूत्र बोले तो मूलानुपातिक सूत्र यानी CH, 6 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारा बन जाएगा C6H6। आप लोग ऑप्शन में इसी को टिक करेंगे और आंसर को सही करेंगे और 5 नंबर हासिल कर लेंगे आसानी से। देखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आपका मूलानुपातिक सूत्र कुछ और होगा, वाष्प घनत्व कुछ और होगा, और इसी तरह से आपको अणुसूत्र देखने को मिलेंगे। या फिर हो सकता है ये सब जो छोटे छोटे फॉर्मूले हमने लिखे इसी पर डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिले। हो सकता है आपको यौगिक का अनुभार पूछा जाए और वाष्प घनत्व दिया रहे। प्रश्न किसी भी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न का कहने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आप इस एक प्रश्न को ही देखें। इस प्रश्न से आप 3 प्रश्नों को आसानी से देख सकते हैं। एक अनुभार निकालने का, फिर N फाइंड आउट करने का, मूलानुपातिक सूत्र अनुभार, और फिर अणुसूत्र निकालने का। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और आप कमेंट बॉक्स में हमें यह बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। और प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया, एक बर्नर में 4 ग्राम ईंधन का 50 सेकेंड में पूर्णतः दहन होता है, जिसके फलस्वरूप 200 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होती है। ईंधन का ऊष्मीय मान कितना हो। ऊष्मीय मान निकालना हम लोगों ने प्रश्न 2 या 3 में देखे थे। आपको पता होना चाहिए ऊष्मीय वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया। बस इस प्रश्न ने आपको थोड़ा सा ध्यान भटकाने की कोशिश किया गया, लेकिन आप लोग को भटकना नहीं, और आंसर को जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना इसका आंसर आएगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करना यानी हम पहले देखेंगे 4 ग्राम में कितना ऊष्मा उत्पन्न हुआ। तो 4 ग्राम में हमारा 200 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हुआ। तो चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं। अब आप जब ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कर लीजिए तो आपको लिखने की ज़रूरी नहीं होगी, आप बस ऐसे ही एग्जाम में सॉल्व कर देंगे।
आप लोग इस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा कि एक बर्नर है 50 सेकेंड में पूर्णतः दहन होता है। यह आपको ध्यान भटकाने का कोशिश किया गया है और आपको इसमें ध्यान को अपना भटकाना नहीं, आपको निकालना उष्मीय मान। तो उष्मीय मान हमारा हो जाता है 1 ग्राम में कितना उत्पन्न होता है। तो 1 ग्राम में हम लोग देखते हैं कितना हमारा उत्पन्न होगा। तो 1 ग्राम में हम लोगों का हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 4। 200 को 4 से डिवाइड करिएगा, आपको यहाँ पे आ जाएगा 50, यानी 50 किलो जूल हम लोगों का आंसर होगा। आई होप कि आप लोग आंसर को कैलकुलेट किए होंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ही नहीं। आप जब भी वीडियो को देखें तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठे और उसे नोट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, फार्मूला को नोट करें और खुद से सॉल्व करें और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आप जितना लिखिएगा आपको उतना याद होगा। तो अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, किसी गैस का 27 डिग्री सेल्सियस पर आयतन 300 ml है। दाब को स्थिर रखते हुए उस गैस का तापक्रम 127 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो गैस का आयतन क्या होगा। तब हमें गैस का आयतन को फाइंड आउट करना है। फिर हमारा अगला प्रश्न हो जाता है, 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा। यानी 30 ग्राम कार्बन को जला रहे हैं और कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा। इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पार्ट 2 आपको कल देखने को मिलेगा। उस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और भी आपको इसमें मज़ेदार प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप जाते जाते कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करिएगा।